गुड इवनिंग ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। जो डिफरेंट मॉडल्स से रखे हैं आपके HPPGT के सिलेबस में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए किसने दिया है। तो ये जो मॉडल है, मेन जो यहाँ पे आ जाएंगे वो ब्रूनर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टिन और गुडनाउ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रूनर आंसर कर सकते हो, वो मेन थिंकर आते हैं इस मॉडल के, ठीक है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ये जो मॉडल है इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्वायर करना है नए कॉन्सेप्ट को, टू एनरिच एंड क्लैरिफाई नोन कॉन्सेप्ट्स एंड टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ थिंकिंग स्ट्रैटेजीज। मतलब ब्रूनर ने ये जो स्ट्रैटेजी बताई, एक तरह से टीचिंग का मॉडल दिया। ये जो मॉडल है ये क्या करता है, हेल्प करता है नए कॉन्सेप्ट को जानने के बारे में। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, इससे समस्या समाधान कौशल का विकास होता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की डेवलपमेंट होती है ना। और इस मॉडल का यूज़ करके आप डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ा सकते हो, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये एज ए टीचर आपके लिए, अगर आप इस मॉडल को फॉलो करते हो। तो इसके अगर सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसमें अलग अलग फेजेस आ जाती हैं। पहली फेज़ में क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टीचर अलग अलग एग्जाम्पल्स देता है, बच्चा क्या करता है, उन एग्जाम्पल्स में जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है और एक आइडिया या एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना डेवलप करता है कि भाई मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आपके सामने दी जाए, कोई कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो आप क्या करोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे ना कि यार ये कैसे हुआ, ठीक है। जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, अलग अलग थिंकिंग बना लेते हैं कि शायद ये होगा, इसका सोल्यूशन है ना, इस तरीके से हुआ होगा। तो फर्स्ट फेज़ में ये चीज़ होती है। मतलब एज ए टीचर आप बच्चे के सामने कोई कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करोगे और बच्चा क्या करेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। अब क्या किया कि पहली फेज़ में बच्चे ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बना लिया कि ठीक है भाई, इस कॉन्सेप्ट का ये मीनिंग है, ये मेन इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी हाइपोथेसिस है, टीचर क्या करता है, उस हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है, ठीक है भाई, हाँ जो आपने निकाला यही इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, यही इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ठीक है। थर्ड फेज़ में फिर क्या किया जाता है, जो भी स्टूडेंट है वो क्या करता है, उस हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है या टेस्ट किया जाता है कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है। जैसे हम साइंटिफिक मेथड में पढ़ते हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं वन बाय वन करके, और लास्ट में जो भी सही कंक्लूजन तक हमें पहुंचाता है, उस हाइपोथेसिस को हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो वही होता है, मतलब यहाँ पे बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई, बच्चे ने उसके बारे में सोचा और उसके बाद कोई हाइपोथेसिस बनाया और सोच समझ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यही चीज़ की जाती है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है। तो मतलब ये 3 फेजेस इसके अंडर रहेंगी, पहले प्रेजेंटेशन, फिर टेस्टिंग और फिर एनालिसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो इस चीज़ को। इसके बाद अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन, जैसे मैंने बोला कि वेरियस सब्जेक्ट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो, चाहे लैंग्वेज में हो, साइंस में हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, बच्चा क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसके बारे में सोच विचार करता है, गहन चिंतन करता है, डिस्कवर करता है, इंक्वायर करता है अलग अलग चीज़ों को, है ना। और इस तरह वो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँचता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट को अटेन करता है। बिल्कुल सिंपल सेंस में याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मतलब किसी कॉन्सेप्ट को अटेन किया जाता है यहाँ पर कैसे, क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा, गहन चिंतन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेस में आती है, ठीक है। ब्रूनर ने दिया है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो इसने दिया है, ऑसबेल ने दिया है, ठीक है। और इसके बारे में आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑसबेल हैं उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा ऑलरेडी जानता है और नई चीज़ जो वो पढ़ने वाला है, समझने वाला है, उन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो ऑर्गेनाइज कर सके जो प्रीवियस या जो भी नोन चीज़ है उसके लिए और जो अननोन चीज़ है, ठीक है।
तो नोन और अननोन के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, यहाँ पे उसके बीच में ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी को कहा जाता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो किसने दिया है, ऑसबेल ने दिया। बिल्कुल सिंपल सेंस में आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका सिंटेक्स क्या जाता है, इसमें भी 3 फेजेस आती हैं। फेज़ 1 में क्या आता है, क्लैरिफाइंग द एम ऑफ द लेसन, प्रेजेंटिंग द एडवांस ऑर्गेनाइजर एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ रेलिवेंट नॉलेज। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे समझने की कोशिश की जाती है। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसका एम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो क्यूज़ होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो अननोन चीज़ है और जो नोन चीज़ है उन दोनों को कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, ठीक है। उसके बाद फेज़ 2 में क्या आ जाएगा, लेक्चर, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट्स, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उस चीज़ से रिलेटेड फिर क्या होगा, डिस्कशन होगा, लेक्चर्स होंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाएंगी। और थर्ड में फिर क्या आ जाएगा, कनेक्ट द न्यू लर्निंग मटेरियल इन द स्टूडेंट एग्जिस्टिंग, जो भी बच्चे को ऑलरेडी जानता है उसके साथ उसे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपने ये क्या याद रखना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है इसमें किस चीज़ को, जो बच्चे के सामने नोन चीज़ है और जो नया वो सीख रहा है अननोन है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्या किया जाता है। ये जो मॉडल है किसने दिया है, सचमैन ने दिया है, और यहाँ पे इंक्वायर किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इज़ यूज़ फॉर गिविंग ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी टू द स्टूडेंट, कि बच्चा इंक्वायर कर सके और इंक्वायरी के थ्रू, डिस्कवरी के थ्रू किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच सके, ये इसका मोटिव होता है, ठीक है। बाय यूजिंग दिस मॉडल इन द क्लासरूम, इंक्वायरी स्किल कैन बी डेवलपमेंट ऑफ इंक्वायरी स्किल नीड्स इंडिविजुअल अटेंशन। तो अगर आप एज ए जो बच्चा है वो क्या करता है, ध्यान देगा, तभी उसमें इंक्वायरी स्किल्स डेवलप हो पाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, टू एनहेंस द थिंकिंग एबिलिटी, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी एनहेंस होती है, टू अनेबल देम टू फॉर्म कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, टू अनेबल देम टू हैव फ्लुएंसी इन देयर थिंकिंग एंड स्पीकिंग, मोर स्पेशलिटी टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी स्किल्स। तो इंक्वायरी से ही याद रखना है, एक तरह से ये साइंटिफिक मेथड्स पे बेस्ड है, या साइंटिस्ट जो मेथड यूज़ करते हैं उसी पे बेस्ड है, ठीक है। वही इसकी भूमिका है, मतलब कोई प्रॉब्लम को इंक्वायरी या डिस्कवरी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, या बच्चे को इंक्वायर करने के लिए ट्रेन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेनिंग उसी से नाम आया है। तो इसमें क्या आता है, इसमें भी 5 फेजेज़ में डिवाइडेड है ये। पहली फेज़ क्या जाती है, एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम आएगी, है ना, जो टीचर है वो प्रेजेंट करेगा किसी प्रॉब्लम को, किसी सोल्यूशन को बच्चे के सामने। और उसके बाद सेकंड में क्या होगा, फिर बच्चे क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन, बच्चे ट्राई करेंगे, कलेक्ट करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे अपने डाउट्स को। थर्ड में होगा डाटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पूछना शुरू करता है और टीचर जो है वो रिएक्ट करता है उनके क्वेश्चंस को, जैसे यस और नो, है ना। अब जैसे आप बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, यार ये चल क्या रहा है, ठीक है, उसके बारे में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर भी डाउट रहता है तो टीचर से सामने वाला जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, वो सामने वाला आंसर करता है यस और नो, ठीक है, क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है उनको। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन। इस फेज में क्या करता है, द टीचर विल इनवाइट द पीपल टू एक्सप्लेन थिंग्स थ्रू एक्सप्लेनेशन, रूल्स में बी फॉर्मुलेटेड। मतलब यहाँ पे अब बच्चे ने जैसे इंक्वायर किया ना, क्वेश्चनिंग की, उसके बाद अब टीचर बच्चे से को एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा कि आप एक्सप्लेन करो अब इस चीज़ को, ठीक है। और लास्ट होगा एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। इस फेज में क्या होगा, द स्टूडेंट एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द मेथड्स दे अडॉप्टेड फॉर इंक्वायरी, दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट a suitable solution to the various issues involved, the main problem, the right strategy for etc। मतलब अब पिछले वाली स्टेज फेजेस में क्या किया कि आपने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँचे ना, तो लास्ट फेज़ में क्या होगा कि बच्चे अब उस चीज़ का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक कैसे पहुँचा, हमने इंक्वायरी के लिए कौन से मेथड्स और अडॉप्ट की, ठीक है, वो लास्ट फेज़ आ जाती है इसकी, ठीक है। तो जो भी ये मॉडल हमने पढ़े, जैसे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है, कॉन्सेप्ट को अटेन करने की कोशिश की जाती है। ऑर्गेनाइज़र मॉडल में
अननोन और नोन को जो भी इंफॉर्मेशन उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाती है। और ये जो इंक्वायरी ट्रेनिंग है इसमें बच्चे को इंक्वायर करने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो बहुत ऐसा नहीं रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो नाम है उसी से याद रख सकते हो और किसने दिए हैं मॉडल ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या आ जाती है कि एक तरह से यूज इन टीचिंग फॉर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने पीछे बोला कि जो साइंटिफिक मेथड है उसी पे बेस्ड है, या जो साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं मतलब वो इंक्वायर करने की कोशिश करते हैं, इंक्वायरी के थ्रू क्या करते हैं वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये सारे मॉडल्स आपने याद रखने हैं जिन्हें आई थिंक बहुत रोड लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको तो आंसर कर सकते हो। बाकी हाँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किसने कौन सा मॉडल दिया है वो तो डायरेक्टली आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो मेरी तरफ से ऑलमोस्ट सारा चीज़ें हो चुकी हैं, जो बीच में थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा वो एक लेक्चर में मैं कवर कर दूँगी। और इसके बाद सारी प्रैक्टिस ही है, जिसके लिए MCQ सीरीज़ हम कर रहे हैं, वो जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।